श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाइन अटेंडेंट का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म 23 तारीख से भराने स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी एग्जाम भी होने वाले हैं। एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल बहुत कम समय बचा है। तो बहुत कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो हम तो डीपली एक एक चीज अपन एक एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपन पूरी क्लास कवर कर रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। और अपन ने क्लास पिछले कुछ दिनों से शुरू करी थी, तो इसलिए अपना कोर्स कवर अप नहीं हो पाएगा। इसलिए अब अपन एग्जाम वो पढ़ेंगे क्लास में जो कि एग्जाम में आता है। और कैसे पढ़ना है, अपने को ज्यादा डीपली ज्यादा लंबा चौड़ा ना पढ़ के वो पढ़ेंगे अपन जो एग्जाम में आने की 99% संभावना होती है ना। जो डीपली नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, मैं तो उनको फिर भी बोलूंगा कि कोई और माध्यम से, बुक से, किताब से, नोट से, जहां इंटरनेट यूट्यूब जहां जैसा मिले आप वैसा पढ़ाई करिए। क्या है, अपने को तो बस एग्जाम क्लियर करना होता है। तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, हेडिंग डालो आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इसके बारे में किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन आज थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो विद्युत तो होती है जो अपन अपने दैनिक जीवन में जो देखते हैं, वो होती है डायनामिक इलेक्ट्रिक, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक जो होती है, बिजली जो होती है, वो चल रूप में होती है, चलित रूप में। एक होती है डीसी और एक होती है एसी। तो एसी कुछ इस प्रकार से ऐसे साइन वेव के रूप में गति करती है और डीसी एक समान रूप से गति करती है। इसमें किसी प्रकार की कोई तरंग नहीं होती है। तो अपन तो यही देखते हैं कि जो अपने यूज करते हैं, घरों में बिजली आती है, बैटरी जनरेटर, डीसी जनरेटर से जो जनरेट होती है, जो अपने को मिलती है, वो चलित रूप में होती है। लेकिन एक विद्युत जिसका जो प्राकृतिक रूप से होती है, जो बिजली चमकती है या फिर किसी चीज को, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसमें एक में आवेशित हो जाती है, तो वो स्थिर विद्युत कहलाती है ना। तो अपन आज स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्थिर विद्युत होता क्या है, इसके बारे में आज अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो स्थिर विद्युत अपना बहुत आसान है कि जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने कभी देखा होगा कि ऐसे पेन को बालों पे रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज उससे आकर्षित होने लगते हैं। तो ये क्यों होते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण होता है ना। इसका इफेक्ट अपन दैनिक जीवन में कई सारी जगहों में देखने को मिलता है। ठंड के दिनों में होता है कि ऊनी कपड़ों जो पहनता है उसके बाद में उसमें स्पार्क होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को दर्शाते हैं और दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, तो इसमें ये इसके आवेश जो उत्पन्न होते हैं, तो जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो कभी किसी भी इस प्रकार में कभी गति नहीं करते हैं, वो स्थिर होते हैं, है ना। घर्षण करने पे एक दूसरे को, वस्तु को, दो वस्तुओं को, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को रगड़ने पे ये उत्पन्न होते हैं आवेश, है ना। तो ये कैसे प्रभाव करता है, कैसे काम करता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के बारे में क्या हो सकता है, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे आवेश जो स्थिर अवस्था में होते हैं, ऐसे आवेश जो स्थिर अवस्था में होते हैं, जो गति नहीं करते हैं, वो स्थिर विद्युत कहलाते हैं या स्थिर विद्युत आवेश कहलाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे दो वस्तुओं को रगड़ा, सबसे पहले एक यदि अपन ने रेशम और आबूनस की छड़, है ना, जो आबूनस होती है, आबूनस कांच की एक प्रकार का होता है आबूनस छड़। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों को रगड़ते हैं, तो इन दोनों को रगड़ते हैं तो किसी एक पदार्थ पर धन आवेश हो जाता है ना, धन आवेश हो जाता है या आवेश छोड़ देता है। तो कोई एक ही आवेश छोड़ेगा और एक ग्रहण करेगा। तो जो छोड़ेगा उसे अपन दाता प्रजाति का कहते हैं कि भाई इन्हें दान कर दिया, है ना। और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही प्रजाति का कहते हैं। तो जो ग्रहण करेगा, है ना, अब आवेश क्या होता है अपने पास, प्लस चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, यदि कोई अपने पास पदार्थ होता है, जैसे ये पदार्थ है, तो इसमें जितने यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस चार्ज। तब ये किसी इस आवेश रहित प्रकार का कोई भी पदार्थ हमारे पास रहता है। अब इसको रगड़ा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के, जैसे मान लो, जैसे इस पे एक इलेक्ट्रॉन यदि अपन निकल के यहाँ पे आ जाता है, तो ये आबूनस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गया।
आबुनस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ गया तो क्या होगा अपने पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल के आएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये वाला पदार्थ अपना आबुनस प्लस चार्ज पे रहेगा, है ना, पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आवेश हो जाते हैं और माइनस आवेश प्लस आवेश को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से जो प्रारंभिक बेसिक चीजें हैं इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे एग्जाम्पल रहता है कि आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, पेन को बालों से रगड़ते हैं तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है, कागज को आकर्षित करते हैं। तो अपने कूलाम वैज्ञानिक हुए हैं, तो कूलाम ने यहाँ पे स्थिर विद्युत के नियम पे एक कुछ नियम दिए हैं, स्थिर विद्युत के कुछ नियम दिए हैं, उनको इस प्रकार से कुछ समझते हैं। तो उनको कैसे समझ सकते हैं, तो आप साइड हेडिंग डाल लो कि कूलाम्ब के ऐसे लिख लो, है ना, कूलाम्ब के स्थिर वैद्युतिकीय नियम, स्थिर वैद्युतिकीय नियम। तो इनके दो नियम हुए, तो इनके दो नियम कौन कौन से हुए, जो कि इस प्रकार से है। माना कि अपने पास दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। तो ये दो आवेश है, तो पहला नियम इनका बोलता है यदि इन दोनों का समान आवेश हुए, मतलब ये दोनों प्लस प्लस हुए या दोनों माइनस माइनस हुए, दोनों माइनस माइनस चार्ज हुए, दोनों प्रकार के आवेश यदि ये दोनों समान प्रकार के होंगे तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, इनके बीच में बल कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन बल का फोर्स काम करेगा यहाँ पे। यदि इनके पास एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है, यहाँ पे या माइनस यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों के मध्य में क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार से कूलाम का ये पहला नियम होता है कि, तो पहला नियम होता है कि भाई इन दोनों के बीच में यदि दोनों आवेश के मध्य में एक समान आवेश हो या दोनों सजातीय आवेश हो या दोनों पे समान प्रकार का आवेश हो तो वो है प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि दो अलग अलग आवेश है या असमान आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार के इन पे दो प्रकार के बल लगते हैं। ये कूलाम ने हमें नियम दिए हैं, उनका साइंटिफिक रीजन रहा है, उनने पूरी रिसर्च करी, खोज करी, उसके बाद में इन्होंने सालों की मेहनत के बाद में ये बताया कि यदि दो समान प्रकार के रहते हैं तो उस पे प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के रहे तो आकर्षण बल कार्य करता है। यह है सेम टू सेम। कैसे होता है, ये मैग्नेट के समान होता है। इसका एग्जांपल तो मैग्नेट का तो आपने चुंबक का हमेशा देखा होगा, है ना। चुंबक जो होता है इसके समान पोल, है ना, एन ध्रुव, यदि दो पोल है तो ये एन ध्रुव और एन ध्रुव रहा तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, समान ध्रुव इनके प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि एक का एन रहा एक का एस ध्रुव रहा तो ये दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल कार्य करता है ना, आकर्षण बल यहाँ पे काम करता है। तो ये सेम टू सेम ये नियम यहाँ पे कूलाम के स्थिर विद्युत के नियम में ये काम करता है जो चुंबक के। तो चुंबक का ये नियम भी किसने दिया था, ये भी कूलाम ने दिया था। किसने दिया था, ये भी कूलाम ने ही नियम दिए थे। कूलाम का विद्युत चुंबकीय नियम, है ना, चुंबकीय नियम के रूप में यहाँ पे आता है। तो ये दोनों चीज एक दूसरे के समान है, एक दूसरे की तरह कार्य करती है, ठीक है। ये पहला नियम होगा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका अगला नियम। कूलाम ने अगला नियम क्या दिया, कूलाम ने अगला नियम क्या दिया, यदि कूलाम ने अगला नियम दिया है, यदि अपने पास स्थिर विद्युत के नियम के बारे में देखना है तो दूसरा नियम ये है कि यदि दो ध्रुव, दो आवेश है,
दो आवेश है Q1 और Q2, है ना। तो दो आवेश है और इनके मध्य की दूरी d है, इनके मध्य की दूरी d है, मतलब ये डिस्टेंस d क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है यहाँ पे, तो क्या हुआ कि Q1 और Q2 तो इनके वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो वह कितना कार्य करेगा, तो वह करता है एक बराबर Q1 दोनों आवेशों का गुणनफल, आवेशों के परिमाण का गुणनफल, आवेश के दोनों के परिमाण Q1 इंटू Q2 का गुणनफल बटे इसकी जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे है, ये जो दो आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कार्य करेगा वह दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल और दोनों आवेश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने हमें दूसरा नियम दिया, सेम टू सेम कूलाम का चुंबकीय नियम के रूप में भी ऐसा है। यदि दो ध्रुव है, दो चुंबकीय ध्रुव है M1 और M2, तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य की दूरी है d, तो इन दोनों के जो मध्य कार्य करेगा, दोनों चुंबकीय ध्रुव के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो वह क्या होगा, दोनों ध्रुवों के परिमाणों के गुणनफल और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो दोनों ध्रुवों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो यह नियम थे, परिभाषा यही है, आप यही परिभाषा नोट कर लीजिएगा और ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं सेम रियलिटी, ये फार्मूला पूछ लेता कि कितने परिमाण का बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा या आकर्षण बल कार्य करेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे बनाते हैं, तो अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि दो आवेश हैं, दो आवेश 4 तथा 8 कूलाम के हैं, कूलाम के है, तो और दोनों आवेश के मध्य की दूरी और दोनों आवेश के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी दो कितनी होगी, मीटर, 2 मीटर है, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो अपन सीधा से ये फॉर्मूले पे मान रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। दो आवेशों का कुल आवेशों का मान कितना है, 4 इंटू 8, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर, तो 2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 बटे 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कैंसिल, तो F बराबर 8 न्यूटन का बल कार्य करेगा, 8 न्यूटन का यहाँ पे बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन होंगे जिसमें से हमारा राइट आंसर 8 होगा, उस पर हम टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप पढ़ रहे हो तो एकदम डीपली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना। मेरा तो सिर्फ इतना काम है कि मैं आपको वो चीज बता सकूं कि क्वेश्चन कैसे, कहाँ, कब बन सकते हैं। मेहनत अपने को मिलके करना पड़ेगा, दोनों को संभल के करना पड़ेगा। एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत जरूरी है पढ़ाई और प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसके बाद में आगे इसको और सॉल्व करते हैं ये वाले फार्मूले को।
तो इसमें दो तीन चीज और निकल के आती है। अधिकतर बुक में सिर्फ हमें इतना ही दिया होता है कूलाम के नियम के अंतर्गत, और हमें इसके अलावा भी थोड़ा सा और आगे तक का पढ़ाई करना पड़ता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। तो क्या हो सकता है इसके आगे, यदि ये समानुपाती कुछ चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे एक के आ जाता है, कांस्टेंट होता है जो कि है ना, नियतांक होता है, और ये Q1 इंटू Q2 हो जाता है और D स्क्वायर हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये चुंबक का नियम चल रहा है ना, चुंबक अपना, ये दोनों में एक साथ बता दे रहा हूं क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों एकदम बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए हमें दोनों के बारे में पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे दोनों के बारे में एक साथ बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में दोनों क्लास का फायदा हो जाए। जैसे दो ध्रुव है अपने M1 और M2, और इन दोनों की मध्य की दूरी D है ना, तो क्या है, एक समानुपाती M1 M2 अपॉन D स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसके आगे सॉल्व करते हैं तो क्या निकले के आएगा, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो ये के नियतांक हो जाएगा M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, सॉरी है ना। अब ये k का मान कितना होगा, ये नियतांक तो है पर कितना होगा, F जब बल कार्य कर रहा है हमें निकालना है तो k के मान से भी निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे दी जाती है, जैसे कि विद्युतशीलता दी जाती है ना, चुंबकशीलता दे दी जाती है, फिर हमें न्यूटन बल का मान पूछा जाता है या फिर किसी एक ध्रुव का मान पूछा जाता है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो जो k जो होता है, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, चुंबक के नियम में कूलाम के द्वारा, तो इसे k इंटू k का मान ज्ञात करना है ना, अपने k का मान देख रहा है यहाँ पे, तो k बराबर यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई, यहाँ पे अपन ने एप्सिलॉन से इसको प्रदर्शित किए हैं तो यहाँ पे म्यू 0 इंटू म्यू आर हो जाएगा, म्यू 0 इंटू म्यू आर। यहाँ पे अपना आराम से इजीली यहाँ पे म्यू 0 हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये म्यू 0 की बात हो रही है तो ये चुंबक की बात होगी, और एप्सिलॉन की बात हो रही तो ये विद्युत स्थिर विद्युत का नियम होगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन 0 से किसे दर्शाते हैं, हिंदी में से एप्सिलॉन 0 को यदि बात करें, एप्सिलॉन 0 की इसको हिंदी में बोल सकते हैं अपन वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, विद्युतशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। अब ये वायु निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता हो गई, और एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r का मतलब हो जाएगा, एप्सिलॉन r का मतलब हो जाएगा वायु या निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r का मान होता है सापेक्ष विद्युतशीलता, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे म्यू 0 को क्या बोलेंगे, वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता,
आपेक्षिक चुंबकशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और म्यू आर का मतलब क्या हो जाएगा? म्यू आर का मतलब हो जाएगा सापेक्षिक विद्युतशीलता, वायु निर्वात की सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, वो सॉरी चुंबकशीलता। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हो जा रहा हूं लेकिन आप लोग को नहीं होना है। तो इस प्रकार से ये चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता और सापेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव परमेबिलिटी चुंबकशीलता, और विद्युतशीलता को परमिटिविटी बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। इसमें कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यू जीरो क्या होता है, सापेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और या फिर वायु निर्वात की आपेक्षिक चुंबकशीलता या वायु निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लो, शायद बोर्ड में अपने पास जगह बची नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर में कहीं खाली जगह पे लिखवा देता हूं। तो जो रिलेटिव विद्युतशीलता और रिलेटिव चुंबकशीलता का जो मान होता है वो वायु निर्वात का वो होता है 1, और इसकी ये कोई इकाई नहीं होती, इकाई विहीन होता है ये, ठीक है, इकाई विहीन होता है। इसकी भी कोई इकाई नहीं होती, इकाई विहीन होता है, मतलब इसकी इकाई नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है इसका। किसका? जो रिलेटिव चुंबकशीलता और रिलेटिव विद्युतशीलता होती है, इसकी कोई भी मात्रक या इकाई नहीं होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इतना समझने के बाद में एक चीज और नोट करो, जो म्यू एप्सिलॉन जीरो है, यहां पे लिख दे रहा है, यहां पे जगह कम बची है, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोग। जो एप्सिलॉन जीरो है इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.854 गुणित 10 की घात 12 माइनस 12, है ना, 10 की घात माइनस 12 फैरड प्रति मीटर, फैरड प्रति मीटर। तो यहां पे दो चीजें अपने को सीखने को मिल गई है कि एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो इतना होता है 8.854 गुणित 10 की घात माइनस 12 फैरड प्रति मीटर, फैरड प्रति मीटर होता है। और यहीं पे इसके यदि पूछ ले कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो हम बताएंगे फैरड प्रति मीटर, या इकाई विहीन का भी ऑप्शन रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इकाई विहीन या आवेश रहित इस प्रकार का हमारे वो रहता है, तो हमें फैरड प्रति मीटर, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है, उसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर। और यहीं पर यदि हम इसे देखा जाए, यहां पे मैं खाली, यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं यदि लिख रहा हूं जो म्यू जीरो है इसका मान कितना होता है? म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7 हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है? इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई चीज है, कई बार इसे पूछा गया है, और इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं कि गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सामने सब एक जैसी चीजें दिखती है और वो होती नहीं है जो कई बार। तो हमें इसकी थोड़ा सा समझदारी रखना है कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, उसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर, और जो परमेबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, उसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। और यदि उसका मात्रक पूछ ले, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी या आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान पूछे, तो 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7 हेनरी प्रति मीटर होता है। इस चीज में हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं बार बार यही बोलता हूं कि चीजों को बस रटना नहीं है, चीजों को समझना भी जरूरी है ना। तो आज की अभी की क्लास में आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
है ना। तो अपने श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके साथियों से शेयर कीजिए। यदि किसी आपके पास आ गया ये वीडियो आपके काम का नहीं लग रहा है तो आप उन तक पहुंचाइए जिन्हें आपको जो लगता है कि उनके पास जाना चाहिए, जो लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सभी के लिए बहुत उपयोगी क्लास है और बहुत जरूरी है। ये वही चीज है जो एग्जाम में आता है, जिनमें कंफ्यूजन होता है और जो लोगों को कंफ्यूज करती है, वो चीज को हम लेके आप लोग के साथ में आ रहे हैं, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल से जुड़िए और चीजों को समझ के आगे तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में।